डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंस प्लस डिफेंस एकेडमी में। मैं बम सर आप सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को हम आपको स्पेशल साइंस पढ़ाएंगे। क्या स्पेशल जो है साइंस पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही क्या होगा, हेल्पफुल होगा। जो आपके एग्ज़ाम 25 जुलाई को होने वाला है, ARO कटिहार, रांची, मुजफ्फरपुर और उसके बाद दानापुर। इसके लिए जो है आपको ये साइंस जो है बहुत ही आप लोग का क्या करेगा, मदद करेगा। इसीलिए तो स्पेशल आप लोग को हम साइंस पढ़ाएंगे। क्या? साइंस और एक एक क्वेश्चन, क्या एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण होगा। क्या होगा? एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, रामबाण होगा, ब्रह्मास्त्र होगा। तो जितने भी जवानों हैं आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा। आज जो है केमिस्ट्री का, आज हम आपको केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्या 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और उसका जो है बेहतरीन सा डिस्कशन करवाएंगे। क्या? बेहतरीन सा जो है डिस्कशन करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला होगा उसमें जो है आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण जो आज हम बोर्ड पर ही क्वेश्चन लिख देते हैं और आपको जो है उसको कॉपी पर लिख लेना है। जैसे जैसे उसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उस तरह से आप बढ़िया से उसको लिख लीजिएगा। ठीक है? तो हम केशव सर का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमको यहाँ आपके वन प्लस डिफेंस एकेडमी पर जो है आमंत्रित किए हैं। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केमिस्ट्री का प्रथम क्वेश्चन लिखिएगा। अमोनिया के सृजन में किस गैस की मदद ली जाती है। क्या? किस गैस की मदद ली जाती है। एक एक पॉइंट को जो है मेरे भाई ध्यान से देखिएगा। क्या बस आप जो हैं एक कदम, क्या आप जो है भारत माता की सेवा करने से एक कदम दूर हैं। बस एग्जाम जो है जी जान लगा दीजिए, जितना आपके अंदर एनर्जी है सारा एनर्जी उसमें लगा दीजिए। बस एक कदम दूर है भाई। तो इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन देखिएगा, नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बी नंबर में देखिएगा ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। और सी नंबर में देखिएगा नाइट्रोजन और मीथेन। डी नंबर में देखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है कि अमोनिया के सृजन में किस गैस की मदद ली जाती है, यानी अमोनिया जो बनता है उसमें कौन कौन सा तत्व भागीदारी
निभाता है। तो आपको जो है टाइम मात्र 10 सेकेंड का दिया गया, स्टार्ट। सॉल्व कीजिए। कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में जो है नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो अमोनिया के सृजन में किस गैस की मदद ली जाती है? तो आपका टाइम जो है खत्म हो गया। ये होगा आपका डी नंबर। क्या? अमोनिया के निर्माण में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या भागीदारी होती है, यानी NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करता है? अमोनिया का निर्माण करता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर हुआ, आपका आंसर डी नंबर हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एक चीज और इसमें लिखिएगा, मीथेन के बारे में हो सकता है आपसे पूछ सके। मीथेन का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और इस मीथेन को जो है दलदली गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दलदली गैस कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं? दलदली गैस कहते हैं। यह मीथेन जो है धान के खेत में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई, ध्यान से एकदम एक एक पॉइंट को पढ़िए। क्या यह धान के खेत में पाया जाता है? ठीक है, धान के खेत में पाया जाता है। तो मीथेन के बारे में, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसे दलदली गैस कहते हैं। यह धान के खेत में पाया जाता है। अमोनिया के सृजन में किस गैस की मदद ली जाती है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको लिख लीजिएगा ठीक से। मीथेन को दलदली गैस कहते हैं, यह धान के खेत में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आपके लिए एक एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु क्या है? कि पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो ए नंबर में आपका है सोडियम। क्या है? सोडियम। और बी नंबर में आपका है मैग्नीशियम। और सी नंबर में आपका है तांबा। और डी नंबर में आपका है प्लेटिनम। तो पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाले धातु का नाम, ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से एक ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में। जल्द से जल्द इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया आपका, 10 सेकेंड। दिमाग को जो है एकदम तेज करके चलाइए, लोमड़ी के तरह। क्या? दिमाग को एकदम पूरा लोमड़ी के तरह करिए। तो ये आपका जो है टाइम ऑफ हो गया। इसका जो आंसर होगा प्लेटिनम होगा। क्या होगा? प्लेटिनम। पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु क्या है? प्लेटिनम है। थोड़ा सा यहां जान लीजिएगा तांबा के बारे में। क्या? तांबा के बारे में पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई। पूछने वाला जो है कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर ऑप्शन में जो है आप लोग को इसलिए दे रहे हैं कि कभी इसी के बारे, तांबा ही के बारे में पूछ लेगा। तो तांबा जो है मानव द्वारा, क्या? मानव द्वारा प्रथम खोजी गई धातु है। क्या है? प्रथम खोजी गई धातु है। तांबा जो है मानव द्वारा प्रथम खोजी गई
धातु है। थोड़ा सोडियम के बारे में भी लिख लीजिएगा। सोडियम एक क्या है, धातु है, लेकिन ये निम्न ताप पर सोडियम को जैसे ही हाथ पर रखिएगा ये तुरंत पिघल जाएगा। क्या, ये तुरंत पिघल जाएगा। सोडियम और पोटेशियम, अगर सोडियम रहेगा ऑप्शन में तो सोडियम मारिएगा, नहीं तो पोटेशियम। ऐसा होता है डिस्कशन। यानी ये नहीं कि क्वेश्चन लिखा दिए कि पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप में क्या पाया जाता है तो मार दिया प्लेटिनम, हो गया। थोड़ा थोड़ा चर्चा जो है सबका कर देते हैं, जिससे कि आपको मदद मिल सके। यह निम्न ताप पर, क्या यह निम्न ताप पर पिघल जाता है। क्या, पिघलने वाला धातु है, पिघलने वाला धातु है। सोडियम जो है, सोडियम और पोटेशियम, यह निम्न ताप पर पिघलने वाला धातु है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निम्न ताप पर पिघलने वाला धातु कौन है, तो सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। लिखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। जल का शुद्धतम, क्या जल का शुद्धतम रूप क्या है। जल का शुद्धतम रूप क्या है। ऑप्शन देते हैं आपको। जल का जो शुद्धतम रूप है, ए नंबर में है समुद्र का जल। क्या, समुद्र का जल। बी नंबर में है वर्षा का जल, वर्षा का जल। और सी नंबर में है नल का पानी, नल का पानी। और डी नंबर में है आसुत जल। क्या, आसुत जल। क्या है, डी नंबर में है आसुत का जल, आसुत का जल। कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है। ऑप्शन ए में है समुद्र का जल, बी में है वर्षा का जल, और सी में है नल का पानी, और डी में है आसुत का जल। चलिए इसका जवाब दीजिए जल्द से जल्द आप लोग। क्या होगा इसका। हम फिर से बोल रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, एक एक साइंस में जो भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला जो है कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिए और ध्यान से उसको कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्जाम हॉल से जाने से पहले 1-2 दिन पहले जो है उसको उल्टा के ठीक से देख लीजिएगा। तो जल का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, वर्षा का जल हो जाएगा। क्या, वर्षा का जल हो जाएगा। अब लिखिएगा आसुत जल। आसुत जल को जो है जल का सबसे पुराना रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, आसुत जल को। इसे पानी का सबसे पुराना, यह लिखिए, यह पानी का सबसे पुराना रूप है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पानी का सबसे पुराना रूप क्या है, तो आपका हो जाएगा आसुत जल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जल का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, वर्षा का। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर, जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हम आसुत जल का जो है बारे में लिखा दिया, पानी का सबसे पुराना रूप है। क्या है, पानी का सबसे पुराना रूप है, वर्षा जल या आसुत जल। एक और पॉइंट करके लिखिएगा, वर्षा जल या आसुत जल। आसुत जल, वर्षा जल, आसुत जल का पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या पीएच मान जो है 7 होता है। क्या पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यानी वर्षा का जल और आसुत जल जो है उदासीन होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या, इसमें जो है वर्षा जल और आसुत जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा।
एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि वर्षा जल और आंसुत जल का पीएच मान 7 होता है। यह दोनों जल जो है उदासीन होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आंसुत जल जो है पानी का क्या है, सबसे पुराना रूप है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्या है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल क्या है? तो ऑप्शन लिखिएगा इसका। एक है, 1 नंबर में है पीराहार, बी नंबर में है एक प्रतिजैविक, एक प्रतिजैविक, और सी नंबर में है एक सल्फा, एक सल्फा ड्रग होगा, एक सल्फा ड्रग है, यहाँ फ्रग लिख दिया है। और डी नंबर में आपका होगा पेट का अल्सर। क्या? पेट का अल्सर, पेट का अल्सर बनाता है। इसका जवाब दीजिए तो कि पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल एक क्या है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्द से जल्द इसका उत्तर दीजिए। पैरासीटामोल क्या है? ओके, तो पैरासीटामोल एक क्या है, पीरहार है। क्या है? एक पीरहार है। पैरासीटामोल जो है एक पीरहार है और इसका उपयोग जो है बुखार और शरीर का तापमान नियंत्रित करने में किया जाता है। बुखार को, दर्द रहेगा उसमें जो है पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एक पीराहार यानी दर्द निवारक क्या है, दवा है। ये दर्द निवारक दवा है। एक पॉइंट और लीजिए, लिखिएगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को जो है, बुखार रहेगा, बुखार को कम करता है। क्या? पैरासीटामोल। यानी पैरासीटामोल जो है शरीर के तापमान को, यानी तापमान को क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोमाइसिटीन क्या है? क्लोरोमाइसिटीन क्या है? 1 नंबर में लिखिएगा प्रतिरोधी, और बी नंबर में लिखिएगा पीराहार, और सी नंबर में लिखिएगा प्रत्यवाचक, ठीक है। और डी नंबर में लिखिएगा प्रतिजीविनिक, एंटीबैक्टीरियल। क्या? जीविनिक। तो क्लोरोमाइसिटीन क्या है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया। तो क्लोरोमाइसिटीन क्या है, एक प्रतिजीविक है। क्या है? प्रतिजीविनिक है, यानी एंटीबैक्टीरियल है। क्या है? ये जीवाणु को मारने वाला एक दवाई होता है। क्या होता है? जीवाणु को जो है नष्ट करता है। तो 5 नंबर का आंसर आपका क्या हो गया, आपका
डी हो गया। और प्रतिरोधी जो है शरीर के एंटीबॉडी को जो है बढ़ाता है, जिससे कि बीमारी जो होता है, बीमारी हम लोग के ऊपर हावी नहीं होता, हम लोग के ऊपर प्रभावित नहीं करता। अगर एंटीबॉडी बढ़ा रहेगा, आपका प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा रहेगा, तो आपका यानी इसको हम बोलते हैं WBC। क्या WBC? अगर WBC आपके शरीर में ठीक रहेगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो 5 नंबर का आंसर क्या हो गया? प्रतिजीविनिक। क्या? प्रतिजीविनिक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर देखिएगा। वनस्पति घी। क्या? वनस्पति घी के औद्योगिक, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन देखिएगा। ए नंबर में देखिएगा वियोजन। क्या? वियोजन। बी नंबर में देखिएगा अपचयन। क्या? अपचयन। और सी नंबर में देखिएगा ऑक्सीकरण। और डी नंबर में देखिएगा आयनीकरण। क्या? आयनीकरण। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वनस्पति घी के उद्योग उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है, यानी जब वनस्पति घी को बनाया जाता है तो इसमें किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ए नंबर में आपका वियोजन, बी नंबर में अपचयन, और सी नंबर में ऑक्सीकरण, और डी नंबर में है आयनीकरण। इसका जल्द से जल्द आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन हो जाए, रिडक्शन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। ऑक्सीकरण का क्वेश्चन आगे है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से उस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो वनस्पति घी के उद्योग उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है अपचयन है। क्या है? अपचयन है। इसको नोट कर लीजिएगा। वियोजन मतलब होता है विखंडन। क्या? वियोजन मतलब होता है विखंडन, टूटना। ठीक, ओके, मन लगा के पढ़िए। ठीक, जितना क्वेश्चन लास्ट टाइम बचा है भी 15-20 रोज टाइम है, जितना हो उतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको जो है अब काम देगा। टाइम लगा के जितना टाइम आपको दिया जाता है, 1 घंटा दिया जाता है, वहाँ टाइम लगा के सेट डेली मारिए। जितना आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। जितना आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। टाइम लगा दिए, बस टाइम से 1 सेकेंड नहीं ज़्यादा होना चाहिए, 1 सेकेंड नहीं कम। 60 मिनट तो 60 मिनट। क्या? 60 मिनट तो 60 मिनट। जितना भी क्वेश्चन आप बनाते हैं उसको, जैसे हम सेट खत्म हो गया, मिला लिए, कितना नंबर आया, अब कौन क्वेश्चन नहीं बना उसको बढ़िया से देखिए, तब जाके जो है आप क्वालिफाई कर पाइएगा। क्या? क्वालिफाई कर किसी भी चीज़ में टाइम क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो आपको पता ही है, हम क्या बताएं कि दौड़ में क्या होता है। आप तो सब एक्सपर्ट हैं इस सब में, तो इसीलिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1-1 सेकेंड के लिए रस्सी खींचा जाता है। क्या? 1-1 सेकेंड के लिए रस्सी खींचा जाता है। इसलिए भाई मेरे अंतिम समय है, इसलिए जी जान लगा दीजिए। सबका सपना, समाज, देश, आपको मौका मिला है इस देश का, इस मिट्टी का ऋण उतारने का। आपको मौका मिला है इस समाज, इस देश, इस मिट्टी में जो हम लोग भारत में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी का जो है ऋण चुकाने का मौका मिला है। इसलिए इस अवसर को आप लोग नहीं चुकने दीजिए। इस अवसर को सौभाग्य वाले को ही ऐसा अवसर मिलता है, इसलिए इसको मत चुकने दीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है?
रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? आपका ऑप्शन ए में है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। बी में आपका है ग्लूकोज। बी में आपका है ग्लूकोज। सी में आपका है सुक्रोज और डी में आपका है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है? तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन में दिया गया है लैक्टोज। क्या? लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो इसका जल्द से जल्द आप लोग क्या आंसर दीजिए। तो इसका जो है आप लोग जल्द से जल्द आंसर दीजिए। तो आपका आंसर इसमें 7 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। क्या? सुक्रोज हो जाएगा। यानी गन्ने से जो है चीनी और शक्कर प्राप्त किया जाता है। क्या? गन्ने से जो है चीनी और शक्कर प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। क्या होता है? सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। अगर आपसे इस दोनों का सूत्र पूछ दिया जाएगा, यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है सूत्र बताइए। क्या? ग्लूकोज प्लस सुक्रोज का, तो इसका होता है C6H12 और O6। यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो है कार्बन 6 होता है। कार्बन का 6 परमाणु होता है, हाइड्रोजन का 12 परमाणु होता है और ऑक्सीजन का 6 परमाणु होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का 6 परमाणु होता है। एक चीज और इसमें लिखिएगा, चीनी, शक्कर और सुक्रोज, ये सब का जो है चीनी, शक्कर और सुक्रोज, इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है C12। क्या होता है? C12, H22 और O11 होता है। ये तीनों का जो है सूत्र एक ही होता है। चीनी, शक्कर और सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12, H22 और O11 होता है। यानी कार्बन का जो है 12 परमाणु होता है, ऑक्सीजन का 22 परमाणु होता है और यानी हाइड्रोजन का 22 परमाणु होता है, ऑक्सीजन का 11 परमाणु होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि कभी सूत्र ही पूछ दे। क्या? कभी सूत्र ही पूछ दे। तो इतना बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें ए नंबर में ऑप्शन में आपका है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। इलेक्ट्रॉन की हानि। बी नंबर में है आपको हाइड्रोजन का लाभ। क्या है? हाइड्रोजन का लाभ। ठीक। और सी नंबर में आपको है इलेक्ट्रॉन का लाभ। क्या? इलेक्ट्रॉन का लाभ। और डी नंबर में है आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या में। ऐसा ही ऑप्शन हूबहू आपको दिया रहेगा। क्या? एग्जाम में जो है ऐसा ही ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव नहीं होता है। तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने 4 गो दिया गया है।
इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, और इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होती है। तो इसमें जो होता है ऑक्सीकरण में, थोड़ा सा समझ लीजिए। हम आपसे क्या बोले थे, यानी बोलना चाह रहे हैं, यानी ये क्या हुआ, यादव टोला। क्या हुआ, ये यादव टोला है। तो यादव टोला नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें यादव की संख्या ज़्यादा होगी। क्या होगी, यादव की संख्या ज़्यादा होगी। अगर हम यही बोल देते हैं कुशवाहा टोला, कुशवाहा टोला, यानी उसमें क्या होगा, कुशवाहाओं की संख्या, जो कुशवाहाओं की संख्या क्या होगी, कुशवाहाओं की जाति जो है ज़्यादा होगी। उसी तरह ऑक्सीकरण है, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होगी। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होगी। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। और ऑक्सीकरण में जो होता है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। और ऑक्सीकरण में जो है ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीकरण बोल रहा है, तो ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है। और अवकरण में एक लिख लीजिएगा, और अवकरण में जो है हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। क्या, अवकरण में हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीकरण ना रहे, अवकरण ही दे दे, तो अवकरण में जो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या कम होती है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बस इतना गोही से आपका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस इतना गोही काम आपका चल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखिएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। ए नंबर में है 4, बी नंबर में है 1, सी नंबर में है 3 और डी नंबर में है 2। क्या, डी नंबर में है, डी नंबर में है 2। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, इसका जवाब जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो मेरे शेर, इसका जवाब जो आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है आपका H1, इसको कहते हैं प्रोटियम। क्या, प्रोटियम। ठीक, एक आपका होता है H12, इसको कहते हैं डायट्यूरियम। और एक आपका होता है H3, इसको कहते हैं ट्राइटियम कहते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है प्रोटियम, और एक होता है ड्यूटेरियम, और एक होता है, तीसरा होता है ट्राइटियम। क्या होता है, ट्राइटियम होता है। और सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके लिखिएगा। अगर पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम का होता है। किसका होता है, पोलोनियम का होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है,
पोलो नियम का होता है कितना होता है? 27 गो होता है भाई। कितना होता है? 27। सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलो नियम का होता है कितना होता है? 27 गो होता है। इसको नोट कर दीजिए। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है? 3 होता है। पहला का नाम प्रोटियम है, दूसरा का नाम ड्यूटेरियम है और तीसरा का नाम ट्राइटियम है। और सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलो नियम का होता है। इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या? क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा परेशानी होगी आप सबको लिखने के लिए, लेकिन इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो आपको डिस्प्ले पर जो है, स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कुछ पाने के लिए भाई कुछ खोना पड़ता है, कुछ कष्ट करना पड़ता है, इसीलिए बिना कष्ट का कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना दौड़े, आपको पता होगा कि आप साल भर से दौड़ते होंगे, 2 साल से दौड़ते होंगे, तब जाके दौड़ निकलता है। और दौड़ कितना कष्ट से निकलता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। क्या? आपसे बेहतर जो है भाई कोई नहीं जान सकता है कि दौड़ कितना कष्ट से उस ग्राउंड में जो है, जहां आप दौड़ते थे, यानी दौड़े हैं आर्मी में जाके रैली में, कितना कष्ट से निकलता है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है श्वसन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे हम आपको 3 गो टॉपिक बताएंगे। श्वसन के लिए, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर, क्या? समुद्री गोताखोर निम्न में किसका प्रयोग करता है? किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? यानी कहने का मतलब होता है कि समुद्र के लिए, यानी श्वसन के लिए समुद्र में गोताखोर किस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। इसके जगह पर आपको अगर सिलेंडर भी रहेगा तो समझ जाइएगा। क्या? सिलेंडर। क्या? किस सिलेंडर जो गोताखोर जाता है, मुंह में देखता होगा, लगाता होगा, तो वो जो पीछे पर सिलेंडर आता है उसमें किसका किसका मिश्रण रहता है, किस गैस का मिश्रण रहता है? तो ए नंबर में आपका है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? ऑक्सीजन और CO2। ठीक है। बी नंबर में आपका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, समझ जाइएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सी नंबर में आपका है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एन से नाइट्रोजन, एन से क्या होगा? नाइट्रोजन। और डी नंबर में आपका होगा ऑक्सीजन और हीलियम। यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। तो श्वसन के लिए समुद्र में गोताखोर जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका जवाब आप लोग दीजिए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। इसका जो है जवाब आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर लेके समुद्र में, जब समुद्र क्या होता है? अधिक गहरा होता है। क्या? अगर इसी के जगह समुद्र नहीं रहता तो अधिक गहरा में, क्या इसका प्रयोग जो है यहां नोट करके लिखिएगा, अधिक गहराई में जाने पर, अधिक गहराई में जाने पर, अगर समुद्र नहीं रहता यहां जगह, मान लिया जाए कि समुद्र नहीं थे, अधिक गहराई में जाने पर गोताखोर किस चीज का सिलेंडर लेके जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम में, अधिक गहराई में। और जब पूछेगा निम्न गहराई यानी कम गहराई में, तो कम गहराई में जो होता है, कम गहराई में, यानी गंगा जी हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, छोटा छोटा जो झील रहता है, छोटा छोटा जो तालाब रहता है, देखता होगा कि कोई तालाब में बच्चा डूब गया, तो उसमें जो है आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या ऑक्सीजन, देखिए एक एक पॉइंट लिख रहे हैं आपको जो है ताकि दिक्कत ना हो।
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर लेके जाता है कम गहराई में। गोताखोर जो है कम गहराई में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर लेके जाता है, और अधिक गहराई में क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर लेके जाता है। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या ध्यान में रखिएगा जवानों, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर समुद्र नहीं देगा तो गंडक ही दे देगा, कम गहराई ही देगा। तो आपको हम सारा जो है क्लियर कर दिए हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सिलेंडर कम गहराई में लेके जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर अधिक गहराई में लेके जाता है। और एक चीज और लिख लीजिएगा, ठीक है, हॉस्पिटल में जो सांस लिया जाता है, हॉस्पिटल में, उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। हॉस्पिटल में क्या? हॉस्पिटल में प्रयोग सिलेंडर, बस शॉर्ट में लिख देते हैं, समझ जाइएगा। सिलेंडर, इसमें किसका मिश्रण रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। हॉस्पिटल में आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में जो सांस लगाया जाता है, सांस लेने के लिए, तो उसमें जो है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। किसका रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है। इसमें कितना क्वेश्चन बता दिए? 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया, उससे 3 को हम बता दिए, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। सेट प्रैक्टिस तो एकदम डेली बनाइए। क्या? सेट प्रैक्टिस आपके लिए जो है ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही जरूरी होता है। लास्ट टाइम बचा है 20-25 रोज, जितना हो सके सेट बनाइए, जितना एकदम सेट बना सकते 2-3, और उसका फुल्ली डिस्कशन कीजिए अपने से भी। जो अगर कंफ्यूजन होता है तो देख लीजिए किताब में क्या उसका दिया हुआ है। एकदम सेट प्रैक्टिस डेली एकदम करना है। 11 नंबर देखिएगा, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? कैसा होता है? आपका 1 नंबर में दिया गया है रंगहीन, बी में दिया गया है अत्यधिक रंगहीन, और आपका जो है सी नंबर में दिया गया है अधिक ठोस घोलने में असमर्थ। अधिक ठोस घोलने में असमर्थ। और डी नंबर में दिया गया है आपको निलंबित ठोस कण वाला। क्या? निलंबित ठोस कण वाला। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, रंगहीन, अत्यधिक रंगहीन, अधिक ठोस घोलने में असमर्थ, या निलंबित ठोस कण वाला। इसका ऑप्शन जल्दी इसका जवाब दीजिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग। इसका जो है जवाब आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? अधिक ठोस घोलने में क्या होता है? असमर्थ होता है। विलयन में जो होता है संतृप्त विलयन, अधिक ठोस घोलने में, ज़्यादा ठोस अगर घोलेगा कोई पदार्थ वह असमर्थ हो जाएगा। देखिए विलयन में जो है कभी कभी पूछ देता है कि विलयन में मिश्रण किसका किसका होता है? विलय जोर विलायक। क्या? विलय जोर विलायक। विलायक क्या हुआ आपका? विलायक आपका पानी हो गया, ठीक है, और विलय आपका क्या हो गया? चीनी और नमक हो गया, चीनी या नमक, ठीक। इसको ध्यान में रखिए। विलायक क्या कहता है? जो अपने में घुला ले, जो अपने में सभी को संभाले। समुद्र क्या करता है? समुद्र जो है छोटी छोटी नदियों को अपने में समाहित कर लेता है,
क्या कर लेता है, समाहित, यानी विलायक क्या हुआ, विलायक आपका पानी हो गया, और विलय क्या हो गया, जो दूसरों में घुले, क्या दो दूसरों में घुले, उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। यानी चीनी और नमक आपका विलय हो गया और विलायक आपका क्या हो गया, पानी हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन में दे दे कि विलयन बराबर क्या होता है, विलेज और विलायक, और कुछ ही दे दे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, बस 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। लॉन्ड्री, क्या लॉन्ड्री साबुन क्या है, लॉन्ड्री साबुन क्या है। ऑप्शन में देखिएगा, ए नंबर में, ए नंबर में है प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर, क्या प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम अम्लों का मिश्रण, बहुत बड़ा दे दिया है ऑप्शन इसमें। बी नंबर में आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सी नंबर में हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद आपका डी नंबर में हो जाएगा, डी नंबर में देखिएगा संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण। लॉन्ड्री साबुन क्या है, क्या लॉन्ड्री साबुन क्या है, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम अम्लों का मिश्रण। और बी नंबर में दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, और डी नंबर में आपको दिया गया है संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण। इसका जल्द से जल्द आप लोग उत्तर दीजिए, तो इसका जो है उत्तर आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम अम्लों का क्या होता है, मिश्रण होता है। सोडियम क्लोराइड को नमक बोलते हैं, आयोडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक या आयोडीन, नमक या आयोडीन। इसको नोट कर लीजिएगा, इसका सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड को नमक या आयोडीन कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि नमक या आयोडीन का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। इसे क्या कहते हैं, NaCl, क्या NaCl। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओके, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरह नंबर देखिएगा, संश्लेषित, क्या संश्लेषित अपमार्जक क्या है, संश्लेषित अपमार्जक
क्या है? ए नंबर में देखिएगा वसा अम्लों का मिश्रण। क्या? वसा अम्लों का मिश्रण। बी नंबर में देखिएगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण। और सी नंबर में देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण। कैल्शियम लवण। और डी नंबर में देखिएगा एरोमेटिक तथा एलिफेंटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। क्या कहे? संश्लेषित अपमार्जक क्या होता है? वसा अम्लों का मिश्रण, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, एरोमेटिक तथा एलिफेंटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। इसका जो है आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन का जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दीजिए। थोड़ा हम इंक भर लेते हैं। इसका जवाब आप लोग जल्द से जल्द दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? अभी तक जवाब नहीं आया, इसका जवाब दीजिए आप लोग जल्द से जल्द। तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या? डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। यानी एरोमेटिक तथा एलिफेंटिक सल्फ्योनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण। क्या? सोडियम लवण का मिश्रण हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका जो है आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा? चौथा नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर देखिएगा। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न क्या कारण है?
कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न का क्या कारण है। ए नंबर में देखिएगा, ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं। वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं। और बी नंबर में देखिएगा, वे रंगहीन होते हैं। क्या? वे रंगहीन होते हैं। और सी नंबर में देखिएगा, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशील होते हैं। और डी नंबर आपका दिया गया है नन। क्या? डी नंबर आपका क्या दिया गया है? नन दिया गया है। इसको नोट कीजिए, तो इसको नोट कीजिए। तो अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न का क्या कारण है? वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, वे रंगहीन होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में क्या घुलनशील होते हैं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही सी नंबर हो जाएगा। यानी 14 नंबर का जो है उत्तर होगा, आपका आंसर होगा सी नंबर होगा। क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम अस्थायी कठोरता को जो है, जितना भी कठोरता होगा उसको जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट के द्वारा क्या उसको दूर किया जाता है। किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जाता है। बस अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है। 15 नंबर में देखिएगा, बस लास्ट क्वेश्चन है। चूने के जल क्या होता है? चूने के जल क्या होता है? ए नंबर में देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी नंबर देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सी नंबर देखिएगा आप लोग, सोडियम कार्बोनेट। और डी नंबर आप देखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड। क्या? कैल्शियम क्लोराइड। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग दे दीजिए तो कमेंट बॉक्स में। इसका जो है आप लोग जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। क्या? CaHL का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी चूने जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस आज यहीं तक आपका 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो है 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। और इसको जो है आप सभी बढ़िया से ठीक ढंग से कॉपी में लिख लीजिएगा
और इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या? ध्यान से पढ़िएगा। आप पे जो है बोझ जो है पूरा देश का है। क्या है? आपके परिवार का है, आपके समाज का है, क्योंकि आप जाइएगा देश का रक्षा करने के लिए। क्या? जब आप जागे रहिएगा तो पूरा देश का जो है हम लोग, पूरा देश का जनता जो 135 करोड़ जनता है वो चैन की नींद सोएगी। क्या होगा? चैन की नींद जो है सोएगा। इसीलिए आप जा रहे हैं भारत माता का सेवा करने। इसीलिए लगन से, मेहनत से, ईमानदारी के साथ, जो ईमानदारी से किया गया काम, ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल रहता है और हमेशा सफल रहेगा। ईमानदारी से और सत्य से किया गया काम जो है हमेशा सफल रहता है और हमेशा सफल रहेगा। इसीलिए मेरे भाई बस लास्ट चांस है, जी जान लगा दो। बस 15-20 रोज बचा हुआ है आपका एग्जाम। जितना आपके अंदर एनर्जी है, जितना आपके अंदर क्षमता है, सारा क्षमता लगा दो। क्या? सारा क्षमता अपना लगा दो। और एक बात और, सेट प्रैक्टिस क्या? डेली मारना है। सेट प्रैक्टिस कम से कम 2 डेली मारना। और जितना भी आप पढ़े हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सेट प्रैक्टिस मार लीजिए, 2 सेट प्रैक्टिस, एक सुबह में मार लीजिए, एक शाम में मार लीजिए। उसका फुल्ली जो है डिस्कशन कर लीजिए और जो पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन कीजिए। क्या? जो आप पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन कीजिए। तो हम विशेष में आप क्या बोले, आप लोग तो खुद समझदार हैं। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है? सब क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक? ओके, तो क्लास ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।